नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पीपल एज रिसोर्स। इसका दो हम लोगों ने दो सेक्शंस कर लिए हैं, मतलब दो लेक्चर मैंने इसका रिकॉर्ड कर लिया था और आप लोगों का यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जो दोस्तों आपको 30-30 मिनट का मिल जाएगा। हालांकि उसमें सब कुछ डिटेल से बताया जा रहा है, इसलिए लेक्चर बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को कहीं भी किसी भी लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप लोगों ने एक बार उसको सही तरीके से देख लिया है और साथ ही कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। जो चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगी हो कृपया उसको नोट कर लिए होंगे, तो इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इकोनॉमिक्स पढ़ने में, इकोनॉमिक्स का जो पीपल एज रिसोर्सेस है उसको पढ़ने में। इसके साथ ही दोस्तों मैं और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, मैथ्स पढ़ाई जाएगी और आप लोगों को साइंस भी पढ़ाई जाएगी और जियोग्राफी भी पढ़ाई जाएगी। तो ये सब चीज़ों की लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और आप लोग जो है दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं हमें यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज जो है जितना लेक्चर हमने सेकंड तक पढ़ लिया था उसकी आगे से पढ़ना है, उससे शुरू करते हैं। आप लोग दोस्तों एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हालांकि आप लोग एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं अपने मन से, जो मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं। कौन कौन से लोग ऐसे आते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के तहत आते हैं, कितने लोग ऐसे आते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपसे आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरी जानकारी जान लेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग एक कहानी के माध्यम से दोस्तों पढ़ेंगे इसको। कहा जा रहा है कि शकल। शकल कौन है दोस्तों? शकल की माता जो है शीला। शकल की माता जो है शीला है, वो क्या काम करती हैं? अपने घरों में देखभाल करती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं। साथ ही वो कभी-कभी अपने हस्बैंड जो उनका नाम बुट्टा है उनके साथ फील्ड में काम करने जाती हैं। कौन? शकल की माता। इसके साथ ही शकल का भाई जीतू है और उसकी बहन सीतू भी है। वो भी अपने घरों में ही काम रहते हैं, वहाँ पर खेलते हैं और इधर-उधर घूमते हैं। तो क्या आप इन सब में कह सकते हैं कि ये सभी लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं? क्या आप लोग दोस्तों कहेंगे कि ये जो लोग हैं, जो उनकी माता हैं और शकल जीतू हैं, ये सभी अनएम्प्लॉयमेंट हैं? तो कहोगे नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है? तो दोस्तों अभी आप लोग जान जाओगे कि ये लोग क्यों अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पहले इसे जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनेशंस क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें काम मिल जाए। जो लोग ये चाहते हैं उन्हें काम मिल जाए, लेकिन वे उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। जो लोगों को ये पता है कि उन्हें काम चाहिए, लेकिन अभी भी उनको उसी मजदूरी पर, उसी वेजेस पर काम नहीं मिल पा रहा है, उन्हीं को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जो लोग काम को चाहते हैं उन्हें नहीं, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते उन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, जो शकल की माता है, जो बाहर काम करना नहीं चाहती हैं, उनको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। इसके साथ ही उसके भाई को अगर देखा जाए तो इसके साथ ही अगर जो दोस्तों उसके भाई और बहन को देखा जाए, वो लोग काफ़ी छोटे हैं अभी, उन्हें भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते। अब कितने उम्र के लोग जी होते हैं जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है? वो होते हैं दोस्तों 15 टू 59, 15 से लेकर के 59, मतलब 15 टू 59 ईयर्स के बीच में जितने भी लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं और उन्हें काम नहीं मिलेगा तो वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। अगर काम मिल जाएगा तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे।
अगर उसके भाई बहन को देखा जाए तो वे लोग को की छोटी उम्र होने के कारण उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके साथ ही अगर बात करें कि उनके अगर दादा की बात करें तो दोस्तों उनके दादा अगर होते हैं तो उनके दादा और दादी भी 59 ईयर्स के ज़्यादा होते, 59 ईयर्स से ज़्यादा होते तो उन्हें भी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत नहीं लाएंगे। तो वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएंगे जो 15 से लेकर के 59 के बीच में रहेंगे और वो लोग काम करने के इच्छुक रहेंगे लेकिन उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये था दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की बात। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने समझ लिया है अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? तो एक बार वीडियो पॉज करिए और अपने मन में रिवाइज कर लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मैं जितना कहता हूँ कृपया करके उतना करते चलिएगा ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो सके पढ़ाई में आप लोगों का मन लग सके। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं एक तो दो दो तरीके से उस दो फॉर्म में होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। एक तो रूरल एरिया में होता है, दूसरा अर्बन एरिया में होता है। रूरल एरिया माने दोस्तों जो गांव के लोग होते हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अर्बन एरिया जो होता है वो शहर के लोग जो होते हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। रूरल एरिया में दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और दूसरा डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दूसरा क्या होता है? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जो कि हमारा रूरल एरिया में पाया जाता है। तो देखिए, अगर आप लोग गेहूं बोते हैं तो दोस्तों गेहूं बोने पर क्या होता है, गेहूं की कटाई होती है। जब गेहूं को काटना होता है तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। लोगों को रोजगार तो मिल जाता है, इसके साथ ही उनका थ्रेशर करना पड़ता है, उन्हें सुखाना पड़ता है, दबाना पड़ता है। इन सभी कामों से वहाँ पर रोजगार तो मिल जाता है। लेकिन कुछ महीनों के लिए क्या होता है दोस्तों, जब गेहूं नहीं बोया रहता है, कोई और फसल होती है, तो वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए लोग वहाँ पर बेरोजगार रहते हैं, मतलब उनको अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की तरीके से रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सीजनल, उसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब काम नहीं मिल पाता है तब। अब आते हैं डिस्गस्ट डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में जैसे कि धान बोया जा रहा है या कोई भी काम किया जा रहा है, आलू बोया जा रहा है, तो वहाँ पर ज़रूरत तो 5 लोगों की होती है। आलू बोने में 5 लोग उतना अच्छी तरीके से आलू बोलेंगे जितना 8 लोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर 5 लोग न बो करके आलू 8 लोग बोने लगते हैं। जब वहाँ पर दोस्तों 5 लोग न बो करके 8 लोग जब वहाँ पर बोने लगते हैं आलू को, तो जो 3 लोग बचते हैं दोस्तों, अगर 3 लोगों को निकाल भी दिया जाए तो आलू के फसल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो 3 लोग बचते हैं दोस्तों वही क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हमने इसमें 3 लोगों को जोड़ दिया। कुल कितने थे दोस्तों? हमारे 5 लोग थे। 5 में 3 लोग ऐसे हैं जो कि उनके जाने या रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, टोटल दोस्तों 8 लोग हो गए थे। अगर इन 3 लोगों को दोस्तों निकाल भी दिया जाएगा तो भी हमारा उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना पहले हो रहा था। तो यही जो 3 लोग हैं उस उन्हीं उन्हीं 3 लोगों को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है फिर भी वो लोग काम करते हैं खेतों में, तो उसी को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आता है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अर्बन एरिया होता जो हमारा रूरल एरिया होता है वहाँ पर 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक तो होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने अर्बन एरिया पे। अर्बन एरिया क्या होता है दोस्तों? जो नगरीकरण होता है। नगरीकरण मतलब जो शहर में लोग रहते हैं। तो शहर में क्या होता है दोस्तों?
शहर में ये होता है कि वहाँ पर शिक्षा तो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है? शहर में क्या होता है दोस्तों, शिक्षा तो बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को रोज़गार तो मिल नहीं पाता है। उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, तो जो लोग पहले तो लोग मैट्रिकुलेशन लेवल पर बेरोज़गार रहते थे। मतलब वो लोग 10वीं की पढ़ाई करते थे, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। आज के समय में अगर देखा जाए दोस्तों, तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशंस किया है या फिर जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशंस किया है, उन लोगों को भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। उन्हीं को कहा जाएगा जो है यही शिक्षित बेरोज़गारी है। इसी को क्या बोला जाएगा दोस्तों? शिक्षित बेरोज़गारी, जिसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भारत में आज के समय में हो रही हैं। आज के समय में आप लोग देखे होंगे कि शिक्षित बेरोज़गारी में बहुत सारे लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, बहुत सारे लोग बीटेक किए हुए हैं, लेकिन उन सभी लोगों को वैसा पैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा वे लोग चाहते हैं। इस कारण से वे लोग आज भी बेरोज़गार हैं, ठीक है? उनको उतना अधिक वेतन नहीं दिया जा रहा है जितनी अच्छी तरीके से उन लोगों ने पढ़ाई की थी। तो इसी को बोला जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है दोस्तों? तो आज भी जो शहरी क्षेत्रों में पाया जाएगा वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा। जो अर्बन क्षेत्र में जो रूरल क्षेत्र में पाया जाएगा दोस्तों, वो डिस्कस्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यार अनएम्प्लॉयमेंट से क्या इफ़ेक्ट पड़ जाता है, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरह काम करोगे तो आप लोग एसिड्स की तरह न काम करके वहाँ की लायबिलिटीज़ की तरह काम करोगे। परिवार पर एसिड्स मतलब परिवार में पैसे न ला करके परिवार के लिए बोझ की तरह काम करोगे। उसी को बोला जाता है बेरोज़गार, ठीक है? तो इससे हमारे इकोनॉमिक्स पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को खाली दोस्तों लेक्चर सुनना है और उसको लेक्चर सुनने के बाद अगर आप लोग ये जितना क्वेश्चन दिया गया है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे लोगे, ठीक है? वो भी अच्छी तरीके से दे लोगे, ये नहीं कि चाहे जैसे मन तैसा। जितना पढ़े हो, अगर जितना मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है, तो आप लोग सभी क्वेश्चंस आंसर दे लोगे, ठीक है? तो दोस्तों देखिए, आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो लोग केवल उतना ही पैसा कमाते हैं कि वे लोग अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें, ठीक? आज भी जैसे कि अगर आप लोगों को बात करें कि अगर आप लोग कहीं पर गए होंगे जहाँ पर मोची काम करता है, जिसे कॉबलर बोलते हैं दोस्तों, तो अगर वहाँ पर आपने जो स्टिचिंग करवाई होगी स्लीपर में, अपना उसका मेंड करवाया होगा, उसका पॉलिश करवाए होंगे जूते का, तो आप लोगों ने उसको पैसा दिया होगा। तो दोस्तों वो उतना पैसा लेकर के आपका पॉलिश कर देता है जूता और उसी पैसे से उसका परिवार चलता है। सरकार उसको पैसा नहीं देती है, ठीक है? तो उस कहने का मतलब ये है केवल वह उतना ही कमा पाता है जितने से उसका घर चल जाए। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों कहाँ पर बेरोज़गार लोग हैं, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं भारत में? तो देखिए दोस्तों भारत की आबादी आज के समय में 140 सीआर हो गई है मतलब 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अपने खेतों में काम करना पसंद करते हैं, ठीक है दोस्तों? लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए जो लोग गाँव के पास रहते हैं जहाँ पर जिनके पास खेत भी नहीं होते हैं, वे लोग शहरों में आ जाते हैं। तो वो लोग शहरों में किस लिए आते हैं? ताकि उन लोगों को काम मिल सके और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। तो शहरों से दोस्तों लोग कहाँ पर आते हैं? गाँव से लोग शहरों में आते हैं ताकि उन लोगों को रोज़गार मिल सके।
तो कृषि के क्षेत्र पर जो निर्भरता थी, मतलब पहले लोग बहुत ज़्यादा कृषि में लगे हुए थे। आज के समय में अगर देखा जाए तो कृषि से हट करके लोग कहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों? हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाले काम में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब दोस्तों जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, बड़े-बड़े चीज़ों का उत्पादन करती हैं, जूता हो गया, कपड़ा हो गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हो गए हैं, मतलब बहुत सारे मोबाइल्स में भी काम करती हैं। ये सभी चीज़ों में आज लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ से आकर के गाँव से, ठीक है। फिर भी एग्रीकल्चर एरिया को देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज के समय में भी एग्रीकल्चर एरिया अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। से प्राइमरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी में जैसे जो लोग खेतों में काम करते हैं, जिन लोगों का मुर्गी पालन होता है, जो लोग दूध वाला काम करते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं, वो सभी काम जो होते हैं प्राइमरी लेवल पर होते हैं। सेकेंडरी लेवल पर क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी लेवल की सेक्टर की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर पर होता है। जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो तो वो सेकेंडरी लेवल पर होता है। और सेकेंडरी लेवल पर एग्रीकल्चर से कम मात्रा में लोगों को रखा जाता है काम पर। और टर्शियरी को देखा जाए तो टर्शियरी में वही लोग आते हैं जो लोग जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशंस हो गया, इन सभी चीज़ों में जैसे मोबाइल्स हो गया, फिर उसके बाद आप लोग का ट्रांसपोर्ट हो गया, जो परिवहन वाला काम होता है, वो सभी चीज़ें टर्शियरी में आती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक क्या बताया गया है, स्टोरी के माध्यम से बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को जितना मैंने क्या बताया है, क्या आप लोगों को दोस्तों वो सब समझ में आ गया? तो अगर आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, एक आध 2 सेकेंड 3 सेकेंड। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा स्टोरी ऑफ विलेज क्या होता है। स्टोरी ऑफ विलेज के माध्यम से लोग किस प्रकार से रोजगार पैदा किए थे अपने गांव में। देखिए दोस्तों, एक ऐसा गांव था जहां पर पहले बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं होता था। मतलब वहां के उतना लोग अपना पेट भर लेते थे, मतलब अपने बच्चों को पाल पोस लेते थे, ठीक है। तो वो चीज़ गाँव में होती थी, लेकिन कुछ लोग जो हैं, एक व्यक्ति ने क्या काम किया, अपने बच्चे को क्या काम किया, शहर में भेज दिया और उसने उसको शिक्षा लेने के लिए शहर में भेज दिया। अब वो बच्चा जा कर के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। जब एडमिशन ले लेता है दोस्तों, तो वो जब क्वालिफाई कर लेता है तो वो एक इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर एग्रीकल्चर में एक इंजीनियर बन जाता है और वो अपने गांव में आता है और वहाँ पर एक नई प्रकार के प्लाव का डिजाइन करता है। मतलब खेत को किस प्रकार से और सुधारा जाए, किस प्रकार से पैदावार बढ़ाई जाए, ऐसी कुछ मशीनों का निर्माण करता है एग्रीकल्चर में। इसके कारण से उसके फसलों में और अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, गाँव के बहुत सारे लोगों ने क्या काम किया, फसलों में वृद्धि हुई तो वे लोग अपने गाँव के फसलों को दूसरे गाँव में अच्छी मात्रा में बेचना शुरू कर दिया। तो जो वो बच्चा गया था पढ़ने के लिए, अब इसी प्रकार से दूसरे लोग भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कहाँ पर, शहर में पढ़ने के लिए। इसके साथ ही वहाँ के जो लोग थे, गाँव के जो लोग थे दोस्तों, वो क्या काम कर रहे हैं, वे लोग सोच रहे हैं यार यहाँ पर अगर एक स्कूल हो जाता तो हमारे बच्चे शहर में न जाते। तो वे लोग क्या काम कर रहे हैं, पंचायत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पंचायत से कि एक स्कूल खोला जाए। तो पंचायत ने भी एक स्कूल सरकार के माध्यम से, सरकार की सहायता से स्कूल खोल दिया और उस स्कूल में एक शहर
के टीचर जो हैं आकर के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग अब आकर के उसी गाँव में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जो बच्चियाँ थी मतलब जो गर्ल्स थी उनको अपना अ, जैसे कपड़े जो सिले जाते हैं उसकी मशीन दिला दी, साथ ही उसको ट्रेनिंग भी दिला दी। अब वे जो लड़कियां हैं वे लोग स्टिचिंग का काम करती हैं। स्टिचिंग मतलब दोस्तों अपने क्लॉथ्स को जो गांव के लोग रहते हैं उनके कपड़ों को सिलती हैं, बुनती हैं, तो उनको इस प्रकार से रोजगार मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों एक साधारण गांव की कहानी जिसमें कोई लोग अ, जिसमें क्या था दोस्तों, लोग पहली मात्रा में इतना नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक ग्रुप जिस प्रकार से उस बच्चे ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना उत्पादन किया, बढ़ाया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्लाऊ का इस्तेमाल किया, मशीनरी लाया जिससे लोगों का पैदावार बढ़ा। इसके साथ ही उसकी बच्चियों ने क्या काम किया है, जो बुनाई होता है, कपड़ों की सिलाई होती है, उसको करना प्रारंभ किया। इस प्रकार गाँव का प्रोग्रेशन होना प्रारंभ हो गया। ये एक साधारण गाँव की बात थी। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाती हैं हमारे गाँव पर, हमारे लोगों के ऊपर। तो जहाँ पर पहले कोई भी जॉब नहीं था, आज वहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, टीचर का भी जॉब है, टेलर का भी जॉब है, एग्रो इंजीनियर का भी जॉब है। इस प्रकार बहुत सारे और भी जॉब वहाँ पर हो गए हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों को कहानी के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल्स का यूज किया गया है, किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल अपने अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट की बात। अब आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और मैंने आप लोगों को पूरा ये डिटेल से करवा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज करवा देता हूँ। एक्सरसाइज आप लोग स्वयं कर लेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दे दे रहा हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स? पीपल रिसोर्स के रूप में कब काम करते हैं? तो पीपल तभी रिसोर्स के रूप में काम करते हैं जब उनको शिक्षा दिया जाता है तब। और भी आप लोग लिख सकते हैं, जितना भी आप लोगों को आता हो वो सब लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। अब बताइए, हाउ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्स लाइक लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। देखिए दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ये लैंड लैंड और फिजिकल कैपिटल से अलग इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही उसका यूज करता है। ह्यूमन रिसोर्स ही क्या काम करता है, उसका यूज करता है, न कि वे लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है उनसे अलग होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बहुत सारा एजुकेशन लेने से हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं और उसको लागू करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं कृषि में, और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा ही हो रहा है। थर्ड देखा जाए दोस्तों, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एजुकेशन का क्या रोल होता है, ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल होता है दोस्तों एजुकेशंस में, ये सब भी आप लोग बता सकते हैं। हेल्थ में किस प्रकार से ह्यूमन का रोल होता है, इसको भी आप लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार से हेल्थ का यूज होता है। जो लोग हेल्थी होते हैं वे लोग अच्छा प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, जो लोग अनहेल्थी होते हैं उनकी तुलना में। इसलिए हेल्थ का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फिर सिक्स देख लेते हैं दोस्तों, सिक्स क्या कहता है, व्हाट इज द वेरियस एक्टिविटी अंडरटेकन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर किस किस प्रकार के हमारे एक्टिविटीज कराए जाते हैं, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नॉट नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी? क्या कारण है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में? तो जो दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो पैसे के लेन देन से होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसे का कोई लेन देन नहीं होता है। हाउ आर द वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट इन लो? आज भी आज के समय में अगर देखा जाए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जो ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए पुरुषों को महिलाओं की तुलना में कम वेतन अधिक वेतन दिया जाता है, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।
किस क्षेत्र में? जो लेबर का काम होता है वहाँ पर। लेकिन एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, जितना टीचर को दिया जाता है उतना ही महिलाओं को। टीचर में मेल और फीमेल दोनों को एक समान रूप से पेड किया जाता है पैसा। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे टर्म एक्सप्लेन करोगे? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, अब आप लोग इसका आंसर स्वयं देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? इसका भी आंसर आप लोग स्वयं देंगे। वाई अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ए पेक्युलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? क्या कारण है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो एक समस्या है भारत में, तो उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका भी आंसर आप लोग अपने मन से देंगे। इन विच डू यू थिंक इंडिया बिल्ड ए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? कौन सा क्षेत्र है जिसमें इंडिया अच्छी अपॉर्चुनिटी है? ये सब दोस्तों आप लोग स्वयं आंसर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है 13, 14 और 15 अभी अभी पढ़ाया है, इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे लोगे। और मुझे उम्मीद है अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग आंसर भी देंगे, अपना आंसर भी लिखेंगे और कमेंट सेशन में लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। और जो चीज़ें ना आती हो तो उसको भी दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।